क्या सरपंच चोर हैं, बेईमान हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, आज यशपाल मलिक की क्या हालत है, उसको घुसने नहीं दिया जाता। और लगभग यही हालात राकेश टिकैत के होते जा रहे हैं। देवेंद्र बबली को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। हाँ, मैं देवेंद्र बबली की भाषा से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बोलने से पहले आप सोच लीजिए, आप भी किसी जमाने में गांव के सरपंच थे। तो जो साफ सुथरे सरपंचेज हैं, जो ईमानदारी से अपनी जगह पर आए हैं, वो तो ट्रांसपेरेंट ही काम करेंगे और उन्हें इस ई टेंडरिंग से कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आपकी उसके अंदर तो कोई भागीदारी होगी नहीं, आप तो पैसे लेने वाले होंगे नहीं, आपका नाम भी नहीं लगेगा, आप बदनाम भी नहीं होंगे। अगर चोर थे तो जनता में बनाती नहीं। मैं इन सरपंच भाइयों का नाराज होना वाजिब है, क्यों जिस तरीके से उनको कहा गया वो। और मैं कहूं भाई, आप लोग चोर कैसे हो सकते हो? मैं कहता हूं सरपंच भाइयों, आपके पास ये मौका है इस बदनामी से बचने का, इस लांछन से बचने का आपके पास सबसे बड़ा मौका है। चाय बनने के बाद आपने चखी नहीं है, फीकी है या मीठी है, और आप कहने लगे ये चोर है। 5 साल छोड़िए, आप 2 साल की इंक्वायरी की बाजी ना। कितने वीडियो, कितने पंचायत सेक्रेटरी लपेटे में आने वाले हैं, कितने अधिकारी, कितने ठेकेदार अंदर जाएंगे। देवेंद्र बबली ने वो जांच नहीं की आज। सरकारी कर्मचारी का तो कहीं कुछ बिगड़ना नहीं होता, लेकिन वो सरपंच है बेचारा, उस शिकंजे में फंस जाता है। वो फिर मुकदमे भुगत रहा होता है और बाद में कहता है यार मुझे तो पता ही नहीं था। तो कभी आप चंडीगढ़ बुलाते हो उनको, कभी आप जिला मुख्यालय पे बुलाते हो, आप अक्सर महीने में 10 दिन को अंदर बार करते हो। तो सब इतने पैसे इनके पास थोड़ी, आपके सरकार के चक्कर काटते रहेंगे, आपके ऑफिसों के चक्कर काटते रहेंगे। ये देवेंद्र बबली जो आप लोगों को आज धमका रहा है, अड़का रहा है, इस देवेंद्र बबली को तो भाग चलाना मुश्किल हो जाएगा। इस माननीय देवेंद्र बबली को ये नहीं पता कि भैया फाइलें बेचारों की पड़ी रहती है, चक्कर काटते रहते हैं। एक कोई मुकदमा करते हैं, किसी के खिलाफ कंप्लेन करते हैं तो सालों तक कोई सुनने वाला नहीं होता। एक बात तो आपने मानी, बगैर पंचायत सेक्रेटरी के सरपंच कभी गबन कर नहीं सकता, यह मानते हैं? यह सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज तक सरपंचों की सजा की और पंचायत सेक्रेटरी को कितनी सजा की आपने आपकी सरकार में? और अब इस देवेंद्र बबली के कपड़े पाड़ो इसको साफ सुथरा करने के लिए, कि ये तो धमकी दे रहा है देवेंद्र बबली कि युवा सरपंचों ने पंचायत चलाई, आपकी फाइल मेरे पास ही आनी है, ये मत भूलना। भरी सभा में उन्होंने उनको ये कहा है। क्या कहूं माननीय मंत्री जी, आप क्या, आपका कोई बाप दादा भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भाषा का तो हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। जो धमकी देने वाली बात है, तेरम जो दम हो तेरा तो घोड़ा दौड़ाया जाए वो दौड़ा लिए, यार तो नहीं रहेगा। सरपंचों को समझाने में नाकामयाब हुए। बिल्कुल भाई, देवेंद्र बबली को मैंने कई बार सुना, बिल्कुल नाकामयाब है। उसके बहुत घना पैसा होगा, उसका 50,000 वोटा चुनाव भी जीत के आ गया होगा, सारे काम हो गए होंगे। भाषा शैली उसकी 2 देला की नहीं है, उसको सरेआम माफी मांगनी चाहिए सरपंचायत। देवेंद्र बबली भाई, तुम मंत्रियों पर उससे कहीं ज्यादा लांछन लगते हैं, तुम्हारे अधिकारियों पर उससे कहीं ज्यादा लांछन लगते हैं। सरपंच तो बहुत छोटी कड़ी है, अगर तुम साफ सुथरे हो ने तो सरपंच साथ ये गलत काम भी ना हो। आपके बीजेपी का अगर नुमाइंदा होता तो क्या इस तरीके से आप पक्ष रखते? सच्ची बताइए। लांबा साहब, सरकार बीजेपी की तो है, पार्टी में बड़ी अथुल-पुथल चली है, सबको पता है, जग जाहिर है। आपकी सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, आपके जो कैंडिडेट थे सभी धराशायी हो गए। तो भाई वो 1 दर्जन अपना ध्यान रखो भाई, तम करके रहे हो तारे बहु बेटे क्यों आने लग रहे हैं? बीजेपी के नेता अहंकारी, घमंडी और सेल्फी सोच। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हमारा मुख्यमंत्री अपने घर बैठे? ना सुनील ना, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। डॉक्टर सुधा यादव जी लगाना था आपने, और उसने एक आके फोन काट दिया। यार स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज हरियाणा प्रदेश के जिला चरखी दादरी में, और हमारे साथ एक बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और किसान आंदोलन में सरकार की तरफदारी, सरकार की वकालत करने वाले, सरकार के पक्ष में बोलने वाले बीजेपी के बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं और एडवोकेट हैं पेशे से। एडवोकेट सुनील चौरान मेरे साथ मौजूद है खास बातचीत में। आज हम बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। हरियाणा प्रदेश में एक मुद्दा चला हुआ है, वो है सरपंचों का ई टेंडरिंग। 2 लाख की राशि छोड़ी है, वो चाहते हैं कि 25,000 सैलरी हो, या फिर डीसी रेट पे सैलरी हो उनकी, या फिर इसके साथ साथ कई बड़े मुद्दे हैं। और उसके साथ साथ बीडीसी जो मेंबर हैं, जो चुन के आए हैं पंचायत समिति सदस्य के, जो ये भी चाहते हैं कि हमारे पास भी कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए, जो ताकि जनता के हम काम करवा सकें। उधर देवेंद्र बबली के बयान आ रहे हैं उल्टे सीधे। तो कई बातचीत करेंगे, क्योंकि पूरा हरियाणा सड़कों पे है, क्योंकि सरपंच सड़कों पे हैं, सड़कों के साथ मेंबर सड़कों पे हैं, मेंबरों के साथ चौकीदार सड़कों पे हैं, और चौकीदारों के साथ सरपंचों के जो घर वाले वो सड़कों पे हैं। और ये चाहते हैं कि गांव के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं।
तो सारी बातें करेंगे आज एडवोकेट सुनील सोराण से। क्या सरपंच बेईमान हैं, क्या सरपंच चोर हैं, जिससे देवेंद्र बबली ने कहा है कि ठेकेदारी मत कीजिए, अगर ठेकेदार बनना है तो सरपंच को छोड़ दीजिए, आप पैसे खा जाएंगे, ऐसे ऐसे कई बातें निकल के आई हैं। तो ये प्रतिक्रिया जरूर लिख के डालिए, क्या वास्तव में सरपंच पहले काम सही करवाते थे या सरकार ने गलत किया है सरपंचों के साथ या सही किया है। बाबू जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट सुनील सोराण जी फिर दोबारा से कई दिन बाद हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और पूरा देश आपको देख रहा है। धन्यवाद लांबा साहब, मैं बड़ा आभारी हूं आपका। प्रदेश में बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं और आपका ये पॉपुलर चैनल जो पूरे देश में सब कहीं देखा जाता है, आप मुझे इन मुद्दों पर मेरी राय रखने का मुझे मौका देते हैं, आप समय समय पर आते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। जो भी मुद्दा जिसकी आपने चर्चा की, आपकी राय इसलिए रखवाते हैं हम, आप हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेके और कृषि मंत्री तक बड़े चहीते हैं, बड़े खासम खास गिने जाते हैं आप उनके, और उनके लेफ्ट और राइट उनके बहुत नज़दीकियाँ हैं। और हमेशा आप किसान आंदोलन में बड़ी बड़ी बातें बोली, किसानों के खिलाफ खड़े रहे हैं आप। तो इसलिए आज आपसे ये मुद्दा जानने का इसलिए हमें आना पड़ा कि ताकि लोगों को पता चल के आपकी प्रतिक्रिया है क्या और आपकी सरकार ने सही किया या गलत किया है। लांबा साहब, किसान आंदोलन के दौरान भी पता नहीं आप मुझे क्यों कहते हो कि मैं किसानों के खिलाफ बोला, बिल्कुल नहीं। मैं जो किसान सुधार, कृषि सुधार कानून थे उनके हक में बोला और मैंने प्रयास किया कि मैं लोगों तक इन बातों को पहुंचा सकूं। मैं आपको गारंटी कहता हूं, आने वाले समय में जो लोग ये आंदोलन कर रहे थे, देखो पहले जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, आज यशपाल मलिक की क्या हालत है, उसको घुसने नहीं दिया जाता, और लगभग यही हालात राकेश टिकैत के होते जा रहे हैं। मैं आज आपके इस चैनल पर कहता हूं, लिख के देता हूं कि आने वाले समय में 6 महीने या साल भर के अंदर राकेश टिकैत भी ऐसे ही क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे, लोगों को देर सवेर समझ में आएगी यार तुमने किया क्या। यही हालात अभी ये जो नया ये जो लेके आए हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा, आप जवाब देंगे। आज हम सरपंचों की तरफ से बातचीत कर रहे हैं। सर, क्या सरपंच चोर हैं, बेईमान हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता लांबा साहब। तभी मैं कह रहा हूं, जो आज आपने चर्चा शुरू की उसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये कि भाई क्या सरपंच चोर बेईमान है, दूसरा पहलू क्योंकि ऐसा माननीय मंत्री जी की भाषा से प्रतीत होता है, मुझे लगता है कि देवेंद्र बबली को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए था। जिस प्रकार से उस बातों को एड्रेस किया वो सामने वाले को जरूर ऑफेंड करती, नाराज करती। मैं उस भाषा से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जो तरीका था उनका बात करने का वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जितने इल्जाम सरपंचों पर लगते हैं उससे कहीं ज्यादा इन मंत्रियों पर इल्जाम लगते हैं, उनसे कहीं ज्यादा इन अधिकारियों पर इल्जाम लगते हैं। सरपंच का नंबर तो बहुत लेट आता है। लेकिन जो दूसरा पहलू जो सरकार नया कानून लेके आई है कि ई टेंडरिंग का, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है। लांबा साहब, सभी नहीं, कुछ सरपंचेस, क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव में धन बल का बहुत प्रयोग होता है। ज्यादातर साफ सुथरी जो किस्म के आदमी होते हैं चुनाव में जाना कम पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट लेने के लिए तुम्हें पता नहीं कौन कौन से हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। तो जो साफ सुथरे सरपंचेस हैं, जो ईमानदारी से अपनी जगह पर आए हैं, वो तो ट्रांसपेरेंट ही काम करेंगे और उन्हें इस ई टेंडरिंग से कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो इस बात को और आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, ई टेंडरिंग होने दें, ई टेंडरिंग से ही किसी ठेकेदार को आने दें काम करने के लिए। क्योंकि कुछ सरपंचों को मैंने सुना ये कहते हुए कि जो ठेकेदार आते हैं वो बेईमानी करते हैं और वो उन पैरामीटर्स पर उस डेवलपमेंट वर्क को नहीं करवाते हैं जो करवाना चाहिए। मैं ये कहता हूं सरपंच साहब, आपके गांव ने आपको बोलने से पहले आप सोच लीजिए, आप भी किसी जमाने में गांव के सरपंच थे अपने गांव के, आप तो ये बात जरूर सोच लीजिए। आप 5 साल सरपंच रह चुके। मैं तभी इन सभी मेरे सरपंच मित्रों को, सरपंच भाइयों को कहना चाहता हूं कि ये एक लेबल है जो लग गया है और ये ऐसे ही नहीं लगा है, कुछ हमारे सरपंच भाइयों की गलतियां भी रही हैं, लेकिन आज एक मौका है दुरुस्त करने का। ई टेंडरिंग होने दें। आप ये सही कि जब आपने चुनाव लड़ा था आपका बहुत सारा पैसा खर्च हुआ होगा, लेकिन ये कोई पैसा रिकवर करने के लिए तो आप सरपंच बने नहीं हैं। आप सरपंच बने हैं ये सोच के कि आप गांव में गरीब जो मजदूर है, जो बैकवर्ड है, जो पिछड़ा हुआ आदमी, उसकी आप मदद कर सकें। अब जब ई टेंडरिंग होगी, कोई ठेकेदार उस टेंडर को लेके आएगा वहां अपना काम करने के लिए, तो आप उस काम को मॉनिटर करें। आप अपने पास वो ई टेंडर की कॉपी रखें, आप अपनी जानकारी रखें कि ये अगर कोई फलां गली बननी है तो उसके क्या पैरामीटर्स है, इसमें कितनी वापसी डलनी है, कितनी रेत डलनी है, किस लेवल पे इस पे पानी छिड़कना जाना है और कितने लेवल की आपके उस पर टाइल लगनी है।
उन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, एक उस पैरामीटर से बाहर उस चीज़ को 1% भी ना निकलने दें। कल को गांव भी आपको वाह करेगा कि हमारा जो सरपंच आया था उसने बहुत अच्छा काम करवाया, उन पैरामीटर्स पे डेवलपमेंट वर्क को कराया, क्योंकि आप उस बात को मॉनिटर कर रहे होंगे और आपकी उसके अंदर तो कोई भागीदारी होगी नहीं, आप तो पैसे लेने वाले होंगे नहीं, आपका नाम भी नहीं लगेगा, आप बदनाम भी नहीं होंगे। चलो सर मान लेते हैं, मेरे साथ खास बातचीत में करें एडवोकेट सुनील सोरान, खुद सरपंच रह चुके गांव के, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता में गिनती होती है इनकी, और बड़ी खासम खास इन बीजेपी में इनकी पैठ है अच्छी खासी। सर आपने चलो देवेंद्र बबली ने बोल दिया होगा, आपने खुलेआम कहा है कि देवेंद्र बबली को भाषा पे संयम रखना चाहिए, चलो मान लेते हैं आपके बात। सरपंचों ने कहा कि ये टेंडरिंग आपने कर दी, ठेकेदार तो बना के चलता बनेगा, बाद में लोग हमारे दरवाजे पे आएंगे, वो कहेंगे हमारा वो रास्ता टूट गया, तो ठेकेदार बना के चला गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि काम तो हमारा बनता है। अगर हम चोर ही थे तो जनता ने बना के हमें चुन के भेज कैसे दिया, प्रतिनिधि कैसे बना दिया, अगर चोर थे तो जनता हमें बनाती नहीं, तो फिर ये कैसे आप चोर क्या? नहीं लांबा साहब, देखो मैं इन सरपंच भाइयों का नाराज होना वाजिब है, क्यों जिस तरीके से उनको कहा गया वो, और मैं कहा भाई आप लोग चोर कैसे हो सकते हो, पूरे गांव ने आपको मान सम्मान दिया है, आपको चुनाव जिताया, आप चोर हो ही नहीं सकते। चोर को गांव राम की जो आवाज है वो सबकी आवाज होती है, गांव राम की आवाज भगवान की आवाज होती है, तो आप चोर तो है ही नहीं। लेकिन ये जो प्रोसेस अडॉप्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ काली भेड़ें भी हमारे बीच में हो जाती हैं जो गलत है, जो इस नेक्सस में शामिल हो जाती हैं। लांबा साहब, जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार गई या ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, तो ये जग जाहिर था कि कैसे चौटालाज ने अपने आदमियों को पैसे बांटे, अपने सरपंचों को पैसे बांटे और बहुत बड़े लेवल के गबन हुए, और वो ये सोच के कि तू दोबारा चुनाव जीतेगा, ये लोग तुम्हारे को, ये सरपंच तुम्हारे लिए वोट लेके आएंगे, बड़ी हार हुई। यही काम हुड्डा सरकार के दौरान भी हुआ। भूपेंद्र हुड्डा ने भी अपने चहेते सरपंचों को मलाई खाने के लिए बड़ा मौका दिया कि वो पैसे बना सके, लेकिन हर किसी का मौका नहीं लगता इन चीजों में। और अभी भी कई गाहे बगाहे ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि फला मंत्री का क्लोज आदमी, क्लोज सरपंच पैसे ज्यादा ले गया, उस गांव में ज्यादा ग्रांट बटी, उस पैसे का वो जो यूज होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और उसने वो गलत काम किया, वो पैसे कम आ गया। इन सब चीजें बचने के लिए मैं कहता हूं सरपंच भाइयों, आपके पास ये मौका है, इस बदनामी से बचने का, इस लांछन से बचने का आपके पास सबसे बड़ा मौका है। आप ईमानदारी से अपनी आत्मा से हाथ रख के कहो कि आप इसलिए तो सरपंच बने नहीं कि आपने अपने बच्चे पालने हैं, आपकी पर्पस तो यही है कि आप गांव में गरीब के काम आ सकें, आम आदमी के काम आ सकें, डेवलपमेंट वर्क करा सकें। जैसे लांबा साहब ने कहा कि ठेकेदार आएगा, काम करके चला जाएगा, बाद में हम किसको पकड़ेंगे। अरे जब ठेकेदार आएगा तो ठेकेदार आपके सामने काम करेगा। आप एजुकेटेड हैं, आज तो पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, आप उस पैरामीटर को देखो ना, किस पैरामीटर पे सड़क बननी है, क्या नहीं बननी है, आप उसी दिन उसका हाथ पकड़ लोगे। अगर आप उसमें खुद शामिल हो तो हो सकता है कि आप उसमें उसका हाथ ना भी पकड़ पाओ। ऐसे भी बहुत से किस्से हुए हैं जब बीडीपीओस, डीडीपीओस, ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये जानबूझ के सरपंचों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा पैसे देंगे, तुम कमीशन हमारे को ज्यादा दो, और जो सरपंच मना कर देता है कमीशन देने के लिए, उसको फिर ये पैसे भी नहीं देते हैं। तो उनकी भी सेटिंगें चलनी है। आज देश की इस ब्यूरोक्रेसी से बचाने का, इस देश को बेईमानी से बचाने का बहुत बड़ा मौका हमारे सरपंच भाइयों आपके पास है। सरकार ने आपको ये मौका दिया है। हाँ, मैं देवेंद्र बबली की भाषा से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि सरपंच बने नहीं है, शपथ ढंग से ली नहीं है, और चोर पहले ही साबित कर दिए। साहब, चाय बनने के बाद आपने चखी नहीं है, फीकी है या मीठी है, और आप कहने लगे ये चोर हैं। 1000 फाइल सरपंचों के हमारे पास रखी हैं, जिनके 5-5 साल की सजा भी हो सकती है। उन फाइलों का भी मैं जांच करूंगा। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा एडवोकेट साहब कि 2 साल में जो इतना गड़बड़ जाला हुआ है, 2 साल, 5 साल छोड़िए, अब 2 साल की इंक्वायरी की बात ना, कितने वीडियो, कितने पंचायत सेक्रेटरी लपेटे में आने वाले हैं, कितने अधिकारी, कितने ठेकेदार अंदर जाएंगे। देवेंद्र बबली ने वो जांच नहीं की आज तक। नहीं लाबा साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जैसे बाढ़ का ही मामला हम लें, बाढ़ के अंदर बहुत सारे मामले ऐसे उठे हैं जहां सरकार की तरफ भी उंगली उठती है, सरपंचों की तरफ भी उंगली उठती है, बीडीपीओस की तरफ भी उंगली उठती है, सरपंच और डीडीपीओस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की तरफ उंगली उठती है। इसको बचाने का तरीका जो सरकार ने अपनाया है, मैं कहता हूं ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने बारडा में इस बात को नोटिस किया कि जो सत्ता के करीब थे वो सरपंच मलाई चाट रहे थे, उनको पैसा ज्यादा मिल रहा था और पैसे का गबन भी कर रहे थे। और जो ईमानदार थे, जो नेक नियत के थे और जो साफ सुथरा काम करना चाहते थे, उनको पैसा कम मिलता था, उनको काम करने दिया जाता था, क्योंकि अधिकारी का मन तो वहां चलता ना जहां उसको पैसा मिल रहा था। और फिर सरपंच के साथ कई बार क्या होता है कि गांव का प्रेशर होता है कि यार तुम काम नहीं करवा रहे हो, इस चक्कर में वो सब बात को स्वीकार कर लेता है और बाद में वो मुकदमे भुगतता घूम रहा होता है। सरकारी कर्मचारी का तो कहीं कुछ बिगड़ना नहीं होता, लेकिन वो सरपंच है बेचारा, उस शिकंजे में फंस जाता है। वो फिर मुकदमे भुगत रहा होता है और बाद में कहता है यार मुझे तो पता ही नहीं था। इसलिए ये सबसे अच्छी बात है कि आप जहां कोयले की दलाली में आपके हाथ काले होने वाले थे, आपको अपने आप भगवान ने इतना अच्छा मौका दे दिया। माननीय मनोहर लाल
जी ने अपनी सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि आप ये काम ई टेंडरिंग से कराएंगे। और मैं दूसरा कह रहा हूँ भाई, जैसे ये बात भी सही है, अगर सरपंच ठेकेदारी करना चाहते हैं, कोई सरपंच ई टेंडरिंग में आप अपना ले लें टेंडर और फिर करके दिखाते हैं गाँव में काम, उसमें भी कहाँ किसी को क्या परेशानी है। ये भी तो एक प्रोसेस हो सकता है, आप तब भी काम कर सकते हैं अगर आप ही करना चाहते हैं तो। लेकिन ये एक अच्छा मौका है, इस मौके का फायदा सरपंच भाइयों को उठाना चाहिए। तो मेरे साथ एक बार सोनी सोनार बने खास बातचीत में, और कई दिन बाद हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। सरपंच का मुद्दा काफ़ी विकट चला हुआ हरियाणा प्रदेश में, इनकी राय जानना बहुत जरूरी क्यों, हमेशा अपनी राय देखते हैं और बेबाक तरीके से बातचीत करते हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरपंच कितने सही, कितना गलत, और सरकार इनकी कितनी सही है। सही मायने में अगर इंक्वायरी करनी है देवेंद्र बबली जी, तो 2 साल की भी साथ कीजिए। 2 साल के अंदर पंचायत सेक्रेटरी और वीडियो के अधीन ही आपका विभाग रहा है, उसमें कितना गड़बड़ डाला हुआ है ये भी तो आप फाइल लगा के जांच कीजिए, कितने अंदर जाने वाले हैं, कितने बाहर रहने वाले हैं। सर आपने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं मान लेता हूँ आपकी बातें सारी सही हैं, लेकिन इन्होंने बात सरपंचों ने ये भी साथ साथ ये भी जो डीसी रेट पे उसके आधार पे इनकी पेंशन तो होनी चाहिए ना। इन्होंने कहा हमारा खर्चा बहुत हो जाता है, कभी आप चंडीगढ़ बुलाते हो इनको, कभी आप जिला मुख्यालय पे बुलाते हो, आप अक्सर महीने में 10 दिन को अंदर बाहर करते हो, तो सब इतने पैसे इनके पास थोड़ी आपके सरकार के चक्कर काटते रहेंगे, आपके ऑफिसों के चक्कर काटते रहेंगे, छोटे छोटे काम के लिए आप जिला मुख्यालय में जाना पड़ेगा। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। तो इनकी भी तो कुछ डीसी रेट के ऊपर सैलरी की मांग की है, डीसी रेट 18 या 28,000 या 30,000 जो भी बनता है। लांबा साहब देखो, ये सच है कि मैं भी गांव का सरपंच रहा हूं और मैंने भी बात ऑब्जर्व की थी कि खर्चा सरपंच का होता है। सरपंच के पास कोई गेस्ट आता है तो उसको भी एंटरटेन करना होता है। दूसरा, सरपंच को अपने डेवलपमेंट वर्क कराने के लिए, अधिकारियों से मिलने के लिए जगह जगह जाना पड़ता है। इसके लिए इस बार सरकार ने एक स्कीम और भी बनाई है कि एक IAS को पंचायत के साथ अटैच कर रहे हैं, वो रेगुलर मॉनिटर करेगा, आएगा, तो आपको वो सब चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आजकल आपके पास मोबाइल और ये सब चीज़ें हैं, तो बजाय कि स्टेट एक्सचेकर पर आप और पैसा बढ़ाओ, आप ये कहो कि हमारे को और तनख्वाहें बढ़ाओ, बेटर है आप लोग संगठित हो और दोबारा संगठित हो, बात करो, आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर चीज़ें अवेलेबल हो, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से एक बार मिलने आओ, उसको बोलो हम तेरे पास बार बार नहीं आएंगे। आप अगर संगठित होंगे, एक साथ होंगे, और ये देवेंद्र बबली जो आप लोगों को आज धमका रहा है, अड़का रहा है, मैं आपको 20 जगह बताता हूँ, मैं आपको 20 कमियां बताता हूँ, इस देवेंद्र बबली को तो ये अपना विभाग चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं भाई, DDPOs होते हैं। DDPOs और DCs के पास वास्ट पावर्स होती हैं, वो अपनी पावर्स का बहुत बार मिसयूज करते हैं। एक सेक्शन 56(3) या 56(3) है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपनी मर्जी से अगर 1 मिनट उसको लगे कि सिर्फ ये लिख के, क्योंकि मुझे सरपंच का काम सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता, उसको सस्पेंड या डिसमिस कर सकता है। आपके पास कोई अपील की जगह नहीं है, आपके पास उसकी कंप्लेन करने की जगह नहीं है। 4 दिन के बाद वो ट्रांसफर होकर कहीं और चला जाता है और आप फिर चक्कर काट रहे होते हैं कोर्ट्स के। कोई पावरफुल आदमी है वही कोर्ट्स में चीज़ों से टकरा सकता है, अदरवाइज वो इंसल्ट महसूस करता है, गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, ये सब चीज़ें लड़नी पड़ती हैं। तो यही सरपंच भाई जो इस एक ऐसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं जो उनके हाथ काले करेगी, उससे बेटर है वो अपने उन अधिकारों के लिए लड़ें, चीज़ों की डिलीवरी के लिए लड़ें, कैसे वो उन आम आदमी के लिए जिसके पर्पस के लिए बने, कैसे गांव तक उसको पहुंचा सकते हैं, उसके लिए लड़ें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और BDPOs और सेक्रेटरीज को अकाउंटेबल बनाएं। इस माननीय मंत्री जी को पता ही नहीं होगा कि भैया एक गांव के पीछे तुम 10-10 सेक्रेटरीज लगा देते हो, और जब किसी सरपंच को जरूरत होती है तो सेक्रेटरी नौटंकी नखरे करने लग जाता है, और फिर उसके बाद जब उसको बुलाया जाता है तो कहता है मैं तो दूसरी पंचायत के साथ बिजी था। कोई ईमानदार सरपंच काम करना चाहे तो वो सेक्रेटरी वहां नहीं आता, वो वहां जाएगा जहां उसको 2 पैसे मिलते हो। इस देवेंद्र मान्य ये तो मैं बता रहा हूं, मैं इस मान्य देवेंद्र बबली को ये नहीं पता कि भैया बाड़ा जैसे हमारे ब्लॉक में महीनों साल भर तक BDPOs नहीं आते, DDPOs नहीं होते, फाइलें बेचारों की पड़ी रहती है, चक्कर काटते रहते हैं। एक कोई मुकदमा करते हैं, किसी के खिलाफ कंप्लेन करते हैं तो सालों तक कोई सुनने वाला नहीं होता। सरकार आपकी सर ये कुछ चीजें हैं जिसको सरकार करेक्ट करने का प्रयास कर रही है, उसी में ये कदम है। और मैं कहता हूं ये मेरे सभी सरपंच भाई या हम सब बीजेपी के जो कार्यकर्ता, एक बात तो आपने मानी, बगैर पंचायत सेक्रेटरी के सरपंच कभी गबन कर नहीं सकता, यह सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज तक सरपंचों की सजा की और पंचायत सेक्रेटरी को कितनी सजा की आपने आपकी सरकार? मैं आपको अगली बात बताऊंगा, ये तो जुडिशरी का मैटर होता है। जुडिशियल सर्विस में चीजें जब पहुंचती तब तक तो खेल बदल चुका होता है। वो अधिकारी है वो बच जाता है। वो हाँ,
बल्कि अकेला सेक्रेटरी नहीं, बाद में बीडीपीओ होता है, बीडीपीओ भी उसके अंदर शामिल होता है। मैं कह रहा हूं यहाँ सैकड़ों किस्से बढ़ रखे हैं ऐसे जहां बीडीपीओ सम्मिलित होकर सारा सौदे को आगे करके गया है, और जैसे ही चीजें कभी कंप्लेन हो भी गई या मुकदमा दर्ज हो गया तो नीचे से ऊपर तक सारा सिस्टम फिर सेट हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं सरपंच भाइयों के लिए, भाइयों ये माननीय मनोहर लाल ने आपको बड़ा गोल्डन चांस दिया है इस देश की, इन ग्रामीण अंचल की तस्वीर बदलने का। आप ये सोचो, आप अड़ंगे से बाहर हो गए, गंदगी से बाहर मान नहीं रहे, 50 लाख की मांग कर रहे हो, गलत। हमारा 50 लाख रुपए होने चाहिए, हमारी डीसी रेट पे सैलरी भी होनी। ये बिल्कुल ही गलत मांग है, आपको ये मांग नहीं करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ये आपको मौका मिला, आप साफ सुथरे हो रहे हो, और अब इस देवेंद्र बबली के कपड़े पाड़ो इसको साफ सुथरा करने के लिए। ये जहां कहीं जाता आपको ठीक है भाई, हमें मंजूर है, हम ये ई टेंडरिंग से काम कराएंगे, लेकिन जहां काम की कमी होगी जब तेरे को बताएंगे हम, तब तेरे को नहीं घुसने देंगे। या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का हम घेराव करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम नहीं गिरने देंगे, हम तेरे को हर जगह बुलाएंगे। अब आपके पास मौका मिल रहा है चीजों को साफ करने का। मैं कह रहा हूं ये माननीय मनोहर लाल की बड़ी शानदार अप्रोच है, ईमानदारी की नीयत है। वो चाहता है कि देश का जो पैसा है जहां जिस जगह लगना चाहिए उसको लगाना चाहता है, उसको सपोर्ट करो, माननीय मनोहर लाल को कोऑपरेट करो। चलो मान लेते हैं सर, लेकिन देवेंद्र बबली के छोटा से के बयान और भी आया है, किसी सभा में चाय पे बुलाया तो वहाँ पे लोग इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लग जाते हैं। युवा एक सरपंच है, उसने भी शायद ही उनके नज़दीक का कोई आसपास का होगा, तो उन्होंने कहा आप युवा सरपंच अपनी पंचायत चलाइए, आपकी फाइल मेरे पास ही आनी है, ये मत भूलना। बड़ी सभा में उन्होंने उनको ये कहा है। वो फिर दादा भीड़ एकदम आग बबूला होगी कि ये तो धमकी दे रहा है देवेंद्र बबली कि फाइल मेरे पास ही आनी है। तो आपके नेताओं का ये किसान आंदोलन में देखा इस तरीके की भाषा शैली का, अब फिर दोबारा से वही भाषा शैली यूज हो रही है। साहब इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, इतने बड़े नेता हैं, सब पंचायत मिनिस्टर बना रखे हैं, तो जनता की भी फाइल मेरे पास आनी है, तो ये तो उनको पता नहीं है सर, ये कुर्सी है, ये 1 साल बाद किसी और की होगी, शायद 6 महीने बाद किसी और। मैं अभी उस बात में मैं कह सकता हूँ लंबा साहब, मैं कह रहा हूं ये सरपंच, जो सरपंच भाई अब चुनाव जीत के आए हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं इन पर अपना काम करते रहो। मैं क्या कहूं माननीय मंत्री जी, आप क्या, आपका कोई बाप दादा भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो ये कहता हूं, देखो मिसयूज होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपनी पावर का बहुत मिसयूज करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो मंत्रियों की बात मानते ही मानते हैं। तो वो एक मिनट के लिए आपको धमकी दे सकता है वो, और हो सकता है कि कहीं कलम आपके खिलाफ गलत भी लिख दे, लेकिन ये कोर्ट्स हैं, इस देश में कोर्ट का राज है, अदालतों का राज है, ये संविधान का राज है, ये कोर्ट, ये संविधान से चलता है, माननीय देवेंद्र बबली से नहीं चलता ये। सर खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, कोर्ट के लिए आने जाने के लिए किराया भाड़ा, इतना समय कैसे निकालेगी गरीब जनता भारत की? यहाँ कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस मान। नहीं साहब, ये जनता की नहीं, ये उन सरपंचों की बात है। और सरपंच जो जीत के आते हैं ज्यादातर फाइनेंशियली मजबूत होते हैं, और मजबूत नहीं होते तो उनके पास गांव का सहयोग और सपोर्ट होता है। और हमारे ग्रामीण अंचल तो इतनी साफ सुंदर है, अच्छे हैं लोग, कि उनको लगेगा कि हमारे सरपंच के साथ अन्याय हो रहा है तो वो लोग साथ भी खड़े होंगे, उनका सहयोग भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। मैं ये कह रहा हूं सरपंच भाइयों से कि देवेंद्र बबली की भाषा बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता लांबा साहब, मैं बिल्कुल यूं कहूंगा कि ये गलत है। माननीय मंत्री वैसे तो नहीं कह रहे हैं, वो जेजेपी में, आप बीजेपी में हैं, आप खट्टर के नजदीक हैं, खट्टर साहब के, और वो दूसरे चौटाला के पार्टी से आते हैं, ऐसा तो नहीं है आप अपनी पार्टी का ज्यादा पक्ष रखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है लांबा साहब। मंत्री जी मतलब मंत्री जी ने थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कुर्सी त्यागी तो न्यू नहीं कि इबकती सरचट की बोल है कुर्सी, ये मंत्री जी ने ये मर्यादा रखनी चाहिए। और भाई सरपंच भी, जैसे मंत्री जी आप चुनाव जीत के आए हो, न्यू वह सरपंच भी चुनाव जीत के आए हैं, तो भाषा का तो हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। जो धमकी देने वाली बात है वो तो भाई बेचारा सरपंच ही सा था, या मैं क्या कहूँ, शायद उसका सरपंच ने कुछ कहा भी होगा। अगर ऐसी धमकी मन्ने तो कोई मंत्री दे तो मैं बिल्कुल उसने एक कमेंट में रिप्लाई दूं, भाई तेरा जो दम हो, तेरा तो घोड़ा जित दौड़ाया जाए ना वो दौड़ा लिए, यार तो नहीं रहेगा। पर मैं इस मामले में जरूर नहीं कहना चाहूंगा कि एक सरकार का स्टेप अच्छा है। इन सरपंच भाइयों, आपके पास एक मौका है, साफ सुथरा काम आप करने के लिए आए हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए मंत्री जी की भाषा पर मत जाओ। जो इंटेंट है सरकार का, जो इरादा है, जो सरकार की नेक नीयत है, उस पर जाओ। और ये 5 साल का मौका है, गाँव की सेवा कर जाओ, सारी 2 पीढ़ी लोग याद करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ सर। ठीक, चलो मान लेते हैं आपकी बात। अब आते हैं पंचायत समिति सदस्य, ये बीडीसी मेंबर जो हम बोलते हैं,
इनका भी एक मुद्दा है, इनके पास कोई पावर नहीं है, कोई काम की पावर करवाने की नहीं है, ना इतनी कोई इनके पास पावर है कि डीसी के पास या तहसीलदार के पास या बीडीओ के पास काम करवा सके, ना इनकी कोई सैलरी है। तो ये भी इकट्ठे ये भी चाहते हैं कि थोड़ी सी हमारी भी सैलरी होनी चाहिए और कम से कम इतनी पावर हमें भी दी जाए ताकि गाँव के लोगों को काम हम डीसी साहब के पास जाके करवा सके। ठीक है लामा साहब, नहीं ठीक है लामा साहब, देखो संवैधानिक तरीके कहते हैं, अपनी मांग मांगने में कोई बुराई नहीं है। ये जो अपना 3 टायर सिस्टम है, जिला पार्षद, बीडीसी और ग्राम पंचायत, ये इसीलिए बना ताकि चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रहे और लोगों को जो सरकार की नीतियां हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ये पर्पस है इस चीज़ का। और 3 टायर सिस्टम होगा तो एक चीज़ ना ऑब्जर्व करने खातर 3 आदमी होंगे। एक अकेला आदमी ऑटोक्रेट हो सका है, उन्हें अपनी मनमर्जी चलाने लग जा, हिटलरवाद कर सका हो। लेकिन जब 3 आदमी होंगे तो 3 लेवल पे कोई चीज़ की डिस्कशन होगी। तो आप लोग इकट्ठा हो, मिलो, चर्चा करो, बात करो, सरकार के सामने प्रॉपर तरीके से मुद्दा जागा तो सुना भी जाएगा। रही बात डीसी एसपी आपकी सुनता नहीं है। छोटा सा मैं 1 मिनट मैं एक बात जानना चाहूँगा, खट्टर साहब से आपकी चर्चा होगी, मुख्यमंत्री जी हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, तो आप उनके नज़दीक उनके पास बड़े आते जाते हैं, तो इस विषय पर आप चर्चा करेंगे? मैं 100% लामा साहब आपके इस सुझाव के लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं भगवान ने चाहा था मेरी बहुत जल्द मीटिंग होगी इस बारे में, और बल्कि मैं कोशिश करूँगा कुछ सरपंचायत भी इस बारे में बात करने की, और माननीय मनोहर लाल जी से मैं इस बारे में इस विषय को नज़दीक लगाने की कोशिश करूँगा ताकि ये जो विरोध हो रहा है, गलत तरीके जो विरोध हो रहा है, इसको ठीक कराया जा सके। सर पावर दे दी ठेकेदार को, बीडीओ को, सेक्रेटरी को और सबको। अगर वो गलत करेंगे सरपंच की कौन सुनेगा? सरपंच छोटा सा नुमाइंदा होता है, कलेक्टर साहब की नहीं लामा साहब, आप फिर उसको चीज को अलग लेके जा रहे हो। सरपंच छोटा सा आदमी नहीं होता, सरपंच गांव का रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो सारे कलेक्टिव पावर गांव ने अपनी बात कहने की सरपंच को दे दी है। लांबा साहब ठेकेदार एक ईंट नहीं टेक सकता, जैसे सरपंच नहीं कह देने कि भाई नहीं यह गलत है मैं कौन टेकने दूं। सर ठेकेदार की कोई ब्यूत नहीं है, वो कह दे लेके बैठ जाए उस टेंडरी कॉपी कि भाई यह ईमानदारी तेरे करना पड़ेगा, तो उस ठेकेदार ने वो काम ईमानदारी करना पड़ेगा। अरे यही तो इस खूबसूरती है इस कानून की, यही तो इस रूल की खूबसूरती है कि कोई गलत सरपंच और कोई गलत ठेकेदार या कोई गलत अधिकारी आपस में मिलकर गबन ना कर सके। और उसका एक बड़ा नुकसान ही होता है, जो साफ सुथरे बेचारे ईमानदार काम करने वाले सरपंच होते थे ना, वह भी ना कर पाते। इस कानून से उनका ये फायदा हो गया कि साफ सुथरा काम करने वाला आदमी भाई जाओ ये बनाया। देवेंद्र बबली मानते हो आप सरपंचों को समझाने में नाकामयाब हुए? बिल्कुल भाई, देवेंद्र बबली को मैंने कई बार सुना, बिल्कुल नाकामयाब है। उसके बहुत बड़ा पैसा होगा, उसका 50,000 वोटा चुनाव भी जीत के आ गया होगा, सारे काम हो गए हुए। भाषा शैली उसकी 2 देला की नहीं है। उसने सरपंचों को जिस तरह चर्चा करी वह बिल्कुल चर्चा करी। उसको सरेआम माफी मांगनी चाहिए, सरपंचायत सॉरी फील करना चाहिए, उसको ऐसे सरपंचों से बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं जितने सरपंच हम लांछन लागे हैं, देवेंद्र बबली भाई तुम मंत्रियों पर से कहीं ज्यादा लांछन लगते हैं, तुम्हारे अधिकारियों पर से कहीं ज्यादा लांछन लगते हैं। सरपंच तो बहुत छोटी कड़ी है, अगर तुम साफ सुथरे हो ने तो सरपंच साथ गलत काम भी ना हो। या मैं पहले बताऊं बात, ये भी मैं कहूं ये कानून ये ना बढ़ाओ, ये मौका ना दो सरपंचों को, तुम 50 लाख के राइट्स भी दे दो। अगली बात हूं देवेंद्र बबली भाई अपने गिरबान में पहले आप झांक के देखो। आप सरपंचों को ब्लेम तब करो, अरे मंत्री हो गए, तू अगर नहीं रोक सकता तो फिर इन बातों की आनी जानी है। ये पावर मंत्री की है, और मंत्री चाहे तो पत्ता भी नहीं तेने को नहीं हाल है। सर ईमानदारी से मैं एक बात और पूछूंगा, सभी देश से पूरा भारत देख रहा है आपको, अगर ये जगह आपके बीजेपी का अगर नुमाइंदा होता तो क्या इस तरीके से आप पक्ष रखते? सच्ची बताइए। लांबा साहब सरकार बीजेपी की तो है, मंत्री सर वो जेजेपी पार्टी से आते हैं और वो 10 कैंडिडेट अलग हैं। आपके कभी गरबा पार्टी में बड़ी अथुरपुतल चली हो, सबको पता है, जग जाहिर है। आप कुलियों में कुल्लड़ी में गुड़ फोड़ा नहीं जा सकता। दोनों में मतभेद है, शुरू से ही पार्टी में बहुत घमासान चला हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपकी बीजेपी का अगर नुमाइंदा होता इस जगह तो क्या आप इसी तरीके से अपना पक्ष रखते? लांबा साहब मैंने इस बारे में कोई आइडिया को नहीं कि कोई घमासान चल रहा है, कोई कुछ और चल रहा है। मैं तो नहीं जानू भाई, दोनों की मिलीजुली सरकार चल रही है, अच्छी सरकार चल रही है। ये जो मंत्री है ये उस मिलीजुली सरकार का मंत्री है। इसके अलावा कोई दूसरा मंत्री होता, चाहे वो बीजेपी का होता, कुछ और होता, बात तो ये रहनी थी, इनमें कोई फर्क नहीं है। इससे पहले भी किसान आंदोलन के दौरान लांबा साहब आप 1000 बार क्या करते, मैं तो क्या करता, आपने कहीं भी क्या करना चाहिए, मैं तो मेरे कार्यकर्ता साथियों ने खूब क्या करता, अरे मेरा भाई बाहर निकलो कहो, उसके तरह भाई कहता लट लट मार देंगे तो क्या बिजली पड़ा यार भाई, ये तो मार भी दे कोई किसान भाई, आपका भाई गुस्से में ना समझ मारी हो, आइडिया को नहीं तड़का आइडिया होगा जब नहीं सॉरी भी फील कर लेगा। तो मैं तो उनने भी क्या करता रहा, आज भी मैं बीजेपी के जो साथी हैं, क्योंकि मैंने इस बात का दुख रहता है कि जो संगठन के हमारे मित्र हैं, जिला अध्यक्ष और सारे हैं, ये पता नहीं क्यों बाहर निकल के नहीं आते, इनके बयानबाजियां क्यों नहीं आती, क्यों नहीं है सोशल मीडिया पर अपनी इस बात को एंडोर्स करते, क्यों नहीं इस बात में आगे सपोर्ट करते। बातचीत करने लगे तो एक बात और पूछ लेते हैं, पंचायत चुनाव में अब की बार पार्षद और पंचायत जो भी चुनाव हैं,
आपकी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। आपके जो कैंडिडेट थे सभी धराशायी हो गए, और नाम गिनाए तो साहब बड़े नामी गिरामी नेता आपके कुरुक्षेत्र से लगा लीजिए, चाहे जेजीपी का ये अनूप धानक लगा लीजिए, चाहे आपके बड़े बड़े साहब, इनके खुद के बेटे बहुएं हार गई है, तो आपको पंचायत में मुंह की खानी पड़ी है। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में बीजेपी और क्या देखो लामा साहब, हर चुनाव का अपना एक अलग कैरेक्टर होता है, नहीं तो एक मानो चाल के। और भाई जो बीजेपी जनता खुश नहीं है ना, नहीं ये कोई बात को नहीं। और भाई बीजेपी के नेता किसी कोई नियर डियर हार गया, कोई बेटा बहन बेटा हार गया, कोई बहू हार गई, एक नहीं है, एक दर्जन, एक दर्जन। तो भाई वो एक दर्जन अपना ध्यान रखो भाई, तम करके रहे हो, तारे बहू बेटे क्यों हारने लग रहे हैं, तुम अपना इसको इंट्रोस्पेक्ट करो, तो हमने इस चीज के लिए जानना जरूरी है। इसका मतलब सभी बीजेपी लपेटे भी हैं। सभी क्यों, सभी थोड़ी है लांबा साहब, एक दर्जन आ रहे तो सबसे ही कुछ न कुछ बात है। कोई इक्का दुक्का। पर मैं कह रहा हूँ लांबा साहब, हर चुनाव का एक अलग कैरेक्टर रहता है। आज अभी देखना आप आगे लोकसभा का चुनाव, मुख्यमंत्री साहब का डर लगता है, खट्टर साहब कहेंगे। आपको ऐसा लगता है कि माननीय मनोहर लाल जी से किसी को डरने की जरूरत है? अरे वो संत आदमी, साफ सुथरा आदमी, सीधा आदमी, बल्कि अब बेकाम में उसकी चापलूसी करांगा तो उसने बुरा लगेगा कि यार तुम ऐसा क्यों बोलते एक हो। बात और बोलता हूँ, सुन लीजिए, चलो मान लीजिए आपके बीजेपी के नेता जेजेपी को हटा दीजिए, घमंडी हो चुके हैं, अहंकारी हो चुके हैं। कौन है? मैं तो नहीं कह सकता टोटली नेता, टोटली। भाई लांबा साहब गलत लांछन है। बीजेपी में वैसे तो ज्यादातर जो नेता हैं वो साधारण परिवारों से आते हैं, बेचारे सालों संघर्ष करके और तक पहुंचे हैं। और मैंने तो ज्यादातर ये और सुना है कि भाई लोग उनके बारे में कहते हैं कमजोर हैं। आपने वो घमंड है, मन ज्यादातर नहीं हो यार कमजोर आदमी है, कमजोर नहीं है वो, गुंडागर्दी नहीं करते। साहब राहुल गांधी ने भी मान लिया मेरे कांग्रेस के नेता सेल्फिश थे, घमंडी थे, अहंकारी हो चुके थे, और इसी वजह से हम हारे हैं। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो, बीजेपी के नेता अहंकारी, घमंडी और सेल्फिश हो चुके हैं। भाई लांबा साहब मन लगेगा, मैं उस दिन कह दूंगा, मुझे तो लगता नहीं मन नहीं बोला लांबा साहब, कब कहेंगे आप? जब मन लगेगा को मन लगेगा, इसने घमंड है तो मैं देख लूं भाई वो घमंड। किसान आंदोलन में लग गया, आपको पंचायत चाहिए, तो पंचायत चुनाव के सरपंच इनके लिए नहीं लांबा साहब, किसान आंदोलन में भी मैंने हमेशा मेरा कहने का प्रयास ये करा कि भाई इनसे संवाद करो। दूसरा घमंड होता तो यार वो भीतर जाते, उनके साथ झगड़ा करते, कोई फायरिंग होती, कुछ आप बताओ कुछ भी हुआ तो किसान आंदोलन के दौरान। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हमारा मुख्यमंत्री अपने घर बैठ के भाई कौन जावा पे, ये मामला शांत हो जाएगा जब लोग बीच में जावाएं। इससे अच्छी बात क्यों? ना सुनील ना, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ना सुनील नहीं, ऐसे नहीं, ये प्यार के बड़े। हाँ ठीक मत करो, सच्ची बोलिए सर, पूरी जनता देख रही है आपको और बड़े ध्यान से सुनते हैं। आज थोड़ा सा पानी कहीं ऊपर नीचे दिख रहा है, मतलब है नहीं लांबा साहब, किस कौन सी जगह जवान कहीं पे, निशाना कहीं पे, क्या बात है सर? नहीं, कभी नहीं लांबा साहब, कभी नहीं। भगवान की दया से ये सौभाग्य है कि भाई मेरे जीवन टाइम में इतनी अच्छी सरकार सेंटर में भी आई, पूरा स्टेट में भी आई। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सबको अपने साथ लेके चल रहा है, जो सबके वेलफेयर की सोचता है, जो अपना घर नहीं भर रहा है, जो बिल्कुल फकीर है। जिस दिन तुम मना करोगे उसको, वो बेचारा उठ के ऐसे चला जाएगा जैसे था ही नहीं। सर एक वादा किया था, याद दिला देते हैं पूरे भारत के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, जिससे वो चुनाव, ये किसान आंदोलन चरम पे था, और मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा था कि एडवोकेट सुनील सोरान भरी सभा में, भरी रैली में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारडा करेंगे प्रोग्राम, और मैं वहाँ जाऊँगा, और सुनील मेरा बड़ा खासम खास है। तो साहब वो काम अधूरा है, अब तक मुख्यमंत्री आए नहीं है। देखो लांबा साहब, यो काम, यह बात आप गलत आदमी से सवाल कर रहे हो। ये सवाल आपको माननीय मनोहर लाल जी से कदे मौका मिले जब पढ़ना चाहिए कि भाई कब आओगे। हम बात तो आज भी तैयार बैठे हैं कि जिस दिन साहब कहेंगे कि भाई सुनील मैं तैयार हुआ खातिर, आप उसी दिन माननीय मनोहर लाल जी का प्रोग्राम करने तैयार बैठे हैं। और मैं तो इसे मेरा सौभाग्य मानूंगा कि मैं उनके कार्यक्रम को होस्ट कर पाया। बारडा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? ये तो कोई सवाल है नहीं लांबा साहब। क्यों सवाल है? पार्टी मौका देगी तो कितने भी लड़ लेंगे। जो पार्टी मौका नहीं देगी तो कोई बात को नहीं, फिर पार्टी सेवा कराएं। निर्दलीय ना जी ना, क्या है? अन्य पार्टी से क्यों? ये क्या सवाल है भाई? अब मैं बीजेपी में इसलिए थोड़ी हूँ कि मैं कुछ चुनाव लड़ूंगा। तो मेरे साथ एडवोकेट सुनील सोरान ने खास बातचीत में सरपंचों के लिए इन्होंने दो टूक बोल दिया है। ई टेंडरिंग बिल्कुल बेस्ट है, 2 लाख तक का काम सरपंच करवाइए। हाँ, सैलरी के लिए कहते हैं मुख्यमंत्री से मिलेंगे और ये प्रपोजल उनके सामने रखेंगे कि सैलरी डीसी रेट पे उनके होनी चाहिए, और बीडीसी मेंबर का भी कहीं नहीं कहा है कि उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, उनकी भी सैलरी फिक्स होनी चाहिए। सरपंच के बड़े खर्चे होते हैं, क्योंकि ये भी वो एक नाटक आता था, सास भी कभी बहू थी, तो सुनील भी कभी सरपंच थे। एडवोकेट साहब जो मेरे साथ खास बातचीत में कर रहे हैं, सर जी लगाने का बड़ा है, सर जी नहीं लगाएं तो लोग नाराज हो जाते हैं। आपके नेताओं की लगा लीजिए, चाहे पुराने नेताओं की लगा लीजिए, सर IAS IPS बन जाता है। सब बहुत गरीब घर के बच्चे गए, बहुत गरीब घर के,
भैंसों को नहलाते, गोबर डालते डालते, लेकिन वहाँ जाने के बाद खिड़की पकड़ के खोलने में थोड़ा सा हरज होता है क्या? सब वहाँ गोबर डाल के गए हैं वो, लेकिन IAS IPS बनते ही दरवाज़ा कोई और खोलेगा गाड़ी का जब वो बैठेंगे। तो ये परंपरा बाबू जी ये कब हटेगी? थैंक यू लांबा साहब, बहुत ही सुंदर सवाल। और जो लोग मैंने जाने हैं, मेरे आसपास के लोग, मेरे साथी वकील और मेरे जो वो आपने बता सकें इस बारे में कि अगर मैं कभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में भी गया ना तो मैंने उसको मिस्टर DC कह के एड्रेस किया है। जब मैं कभी SP के ऑफिस में गया तो मैंने उसको मिस्टर SP कह के एड्रेस किया है। मैंने कभी ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है ना साहब वाला, लांबा साहब मैंने तो आप इस बात पे और भारी चिढ़ है। मैं आपने, क्योंकि आप मेरे भाई हो, मैं आपको साहब कह के बोलूं, पर उस अधिकारी को साहब कह के एड्रेस करूं और वो न्यू कह के भाई मैं साहब हूं, ये मेरे को कभी पसंद नहीं आया। या बात ठीक है, जैसे ही उसके आसपास वो ओरा आता है, जैसे ही उसे 2-4 नौकर चाकर मिल जाए, जैसे उन्हें बड़ी गाड़ी मिल जाए, जैसे वो एक बड़ा ऑफिस मिल जाए तो पागल हो जाए, उसका दिमाग की तो और हो जाए। और तो और हमारे जो आम भाई हैं, जो साधारण भाई हैं, वो पुलिस की यूनिफॉर्म एक बार पहन ली हैं, उससे वो पागल हो जाए। यूनिफॉर्म उनके टंगी नहीं कंधा पर, और भाई उसने बावड़ा होया, वो फिर क्या मानस ने मानस मानना ही नहीं। तो यह है लांबा साहब, कब होगी फिर? जब आदमी, ये आम आदमी एजुकेट होगा। सुन लो, आम आदमी जब अपनी चीजें राइट से जान लेगा ना, उससे दिन खत्म हो जाएगी। और या जिस तरह देवेंद्र बबली जो शोर मचा रहा है, भाई तू इस काम ने खत्म कर, अगर करना है तो। ये जो बेकाम की इनकी एरोगेंस है अधिकारियों की, इसको खत्म कर। खत्म ही करना है तो ये जो गलत प्रेशर है, जो आप भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई तेरी फाइल मेरे द्वारा होगी, इन फाइल वाला सिस्टम ने बंद कर, डरानो बंद कर लोगों को। अगर असल में करना चाहो तो खुद इन बड़ी गाड़ियों से हटके एक साधारण गाड़ी में नीचे आ, एक साधारण सड़क पर घूम, देख क्या हालत हो रखी है, देख पंचायतों की क्या हालत हो रखी है, देख डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैसे बिहेव करते हैं आम आदमी के साथ, देख कैसे कितनी लंबी चौड़ी भीड़ लगी रहती है कि SP ऑफिस के सामने बेचारे लोग, गरीब आदमी आए हैं, औरतें आती हैं नीचे SHO की शिकायत करने खातर DSP कने, DSP उन्हें और उल्टा बोला तो उसकी शिकायत करने खातर जाए SP कने, SP 4 दिन पावे को नहीं, 15-15 दिन तक उस SP ऑफिस के सामने जो गैलरी उसमें पड़े रहे, कोई सुनने वाला? सरकार किसकी आप? यस, या तो ठीक बात है, खट्टर साहब कमजोर है? नहीं, खट्टर साहब इन सब चीजों को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग आंख दिखाऊं उस आम आदमियों ने, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि भाई खट्टर साहब के हाथ मजबूत करो। वो अकेला कब तक लगा रहेगा, तुम भी उसके साथ खड़े हो। जी, तो एडवोकेट सुनील सोनार जी मेरे ख्याल से खास बातचीत में बने हुए, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। हम आम घर से IAS IPS बहुत लग के गए हैं, कईयों का मैंने इंटरव्यू किया है, लेकिन अफसोस वो कुर्सी मिलते ही कहीं ना कहीं वो भी बदल से गए हैं। वो गोबर डालते गए हैं, भैंसों को नहला के गए हैं साहब, वो पैदल उनके माँ बाप उनको दूध दे के आते थे, वो हल बोते गए हैं, लेकिन आज वो भी कहीं ना कहीं उसी चकाचौंध में खोसे गए हैं। बड़ा अफसोस होता है, ये बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में जी सर लगाना पड़ता है। क्योंकि अभी ताज़ा वाक्य मेरे साथ भी हुआ है, परसों की बात है, गुड़गांव कब की बड़ी मीटिंग थी, मैंने बोल दिया वो सुधा यादव का इंटरव्यू करना, किसी ने वो फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। तो मैंने मैंने कुछ गाली वाली दे दी सर मैंने आपको? नहीं, बोले यार आपको पता ही नहीं है कैसे बात करते हैं। तो मैंने कुछ गाली वाली दी क्या? बोलो डॉक्टर सुधा यादव जी लगाना था आपने, और उसने एक आके फोन काट दिया। तो मैं तो दंग रह गया, सर ये जी सर ये लगाने का प्री पार्टी कब खत्म होगी? और IAS IPS सर DSP जो ये इनकी तो बात ही अलग है सर। दरवाजा कोई खोलता है, बैठा था कोई है, खिड़की दरवाजा कोई खोलता है। सर ये प्री पार्टी आपकी सरकार में कहीं ना कहीं, सब सरकार का एकला का काम को नहीं हो, सरकार में ऐसी कोई वो नहीं है, परिपाटी नहीं। सरकार बीजेपी के मैं कह रहा हूँ आचरण में ऐसी कोई चीज़ को नहीं, साधारण लोग हैं, जब तक मौका मिलता है सेवा करते हैं, उसके बाद अपने घर बैठ जाते हैं। बीजेपी का आचरण में ऐसी बात नहीं है। ऐसे किसी अधिकारी उसके मतलब किसी सबॉर्डिनेट से आपकी इससे बात होगी तो मैं उसको कह नहीं सकता, लेकिन मैंने नोटिस किया कि बीजेपी के आचरण में सब चीज़ें नहीं है। थैंक यू सुनील जी, हमारे साथ बातचीत की, आपका कीमती समय दिया, और समय समय कई दिन बाद हमारे साथ बातचीत में आए हैं। काफ़ी लोग आपका इंतजार कर रहे थे, भारत के हरियाणा के छोटे बड़े सब नेता कहते थे एडवोकेट साहब को लेके आइए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। धन्यवाद लांबा साहब। तो मेरे साथ ये सुनील सोरान एडवोकेट बने होते खास बातचीत में। तो आपकी इनकी बातचीत कैसी लगी और सरपंचों के बारे में इनकी राय आपको कैसी लगी, तुरंत अपना फ़ोन उठाइए फटाफट और अपनी प्रतिक्रिया लिख के डाल दीजिए, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी परेश लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय।